अरविंद केजरीवाल जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी पार्टी का कोई भी विधायक उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट के बिना बोल पाए। वहाँ एक प्रॉपर डिक्टेटरशिप है और अगर आपके एरिया का कोई भी काम सफ़र करता है, तो आप सिर्फ कहिए, आवाज़ मत उठाइए। ना पर्याप्त डॉक्टर्स हैं, ना नर्सेज़ हैं, ना दवाएँ हैं। स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत अच्छी कर दी, हमने टेस्ट फ्री कर दिए, हमने ये फ्री कर दिया, दवाएँ मिल रही हैं, वही दवा लिखेगा जो दवा हॉस्पिटल में होगी, लेकिन दवाएँ नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। जब डिक्टेटर के खिलाफ अर्ज़ी आप करेंगे, तो आप बागी ही कहलाएँगे। ये जो टिकट है वो जुबेर चौधरी को मिलना था, इस बार आपको नहीं मिलना था, इसलिए आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मुसलमानों को कोरोना बम बताया, मुसलमानों के मरकज़ को उन्होंने ऐसा कर दिया कि मरकज़ के इतने मरीज़ और दिल्ली के इतने मरीज़। अरविंद केजरीवाल ने जगह-जगह शराब के ठेके खुलवाए, मुस्लिम क्षेत्रों में भी अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल आरएसएस के छोटे रिचार्ज हैं। आज वो उसी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए जिसकी बुराई करके उन्होंने वोट हासिल किया। नरेश यादव, तो उन्हें मिठाइयाँ खिलाई गईं, उनका स्वागत किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। उन्हें टिकट से नवाज़ा गया और स्टार प्रचारक बनाया गया। बदमाशों से साठ-गांठ निकल कर आती है और पैसे की मतलब व्यापारियों से उगाही कराना बदमाशों के द्वारा और फिर उनका समझौता कराना और उसमें अपना कट रखना। कि अरविंद केजरीवाल के भी वही पिता हैं, मोहन भागवत जी, उनसे उन्होंने शिकायत की है और भाजपा के भी वही हैं। तो छोटे-बड़े भाई की लड़ाई है। जिस तरह से जो पारा है वो गिर रहा है, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो सरगर्मी जो है चुनावों की, उसने पारा उठा के रखा हुआ है। आज हम मौजूद हैं सीलमपुर विधानसभा के अंदर और मेरे साथ जो मौजूद हैं अब्दुल रहमान जी, जो कि पूर्व एमएलए थे, विधायक थे सीलमपुर से। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तो विधायक जी से बात करेंगे, पूर्व विधायक जी से, क्योंकि अभी जिस तरह से टाइम करीब आया है और जो इंटरचेंज हुई हैं चीज़ें, जो अलग-अलग लीडर्स थे, उन्होंने पार्टियाँ बदली हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। क्या कमी रह गई थी? क्योंकि अब्दुल रहमान जी आम आदमी पार्टी से पहले विधायक रहे हैं, अब कांग्रेस में आए हैं। क्या वो चीज़ें रहीं? और अब आगामी चुनावों के अंदर क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि कांग्रेस ने भी एक दाँव और एक कह सकते हैं कि पत्ता फेंका है, 3100 प्रति माह जो है वो महिलाओं को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 2100 कहा, तो अब अरविंद केजरीवाल का उस चीज़ को कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने 3100। और जो बिजली फ्री का मामला है, 200 यूनिट देता है आम आदमी पार्टी और वहीं कांग्रेस अब क्लेम कर रही है कि हम 400 यूनिट देंगे। बहुत-बहुत स्वागत है अब्दुल रहमान जी। तो जिस तरह से पहले इस पे आएँगे, क्योंकि आप यहाँ पे विधायक थे, आम आदमी पार्टी से थे आप। क्या वो वजहें रहीं? क्योंकि जो क्षेत्रीय लोगों से बात हुई है, वो भी आप को हम बताएँगे कि क्या उनके माइंड में चल रहा है। आप क्या सोच के आपने पार्टी चेंज करी, वो बताएँ? देखिए, मैंने पार्टी चेंज तो बाद में की है। सही बात ये थी कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी पार्टी का कोई भी विधायक उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट के बिना बोल पाए। वहाँ एक प्रॉपर डिक्टेटरशिप है और अगर आपके एरिया का कोई भी काम सफ़र करता है, तो आप सिर्फ कहिए, आवाज़ मत उठाइए। और वो आवाज़ उठाना मेरे लिए गलत हुआ क्योंकि मेरी विधानसभा में एक स्कूल है गांधी कोएड स्कूल, जिसमें 4000 लगभग बच्चे पढ़ते थे। वो एडिड स्कूल था, गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, गांधी हरिजन से उसका नाम गांधी कोएड हो गया। उसके बाद उस स्कूल को बिल्डिंग को बनना था, जर्जर हालत में थी। 26 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, 84 रूम बनने थे, 36 पेड़ों को स्थानांतरित करना था, जो पीडब्ल्यूडी नहीं कर सकी और वो बजट लैप्स हुआ। मैंने कई बार शिक्षा मंत्री आतिशी जी को, मनीष जी को और मुख्यमंत्री जी को इस बारे में बताया। जब कोई हल ना निकला, तो मैं विधानसभा के पटल पर बोला और मैंने कहा कि हम पूरी दिल्ली में शिक्षा का बखान कर रहे हैं।
हम शिक्षा को लेकर के बात करते हैं कि हमने शिक्षा बेहतर कर दी, लेकिन मेरी विधानसभा का एक स्कूल जहाँ 4000 बच्चे से 500 बच्चे रह गए, तो क्या हो रहा है ये? शिक्षा पर हम किस ओर काम कर रहे हैं? तो वो उन्हें नागवार गुज़रा। जब वो नहीं हो सका तो फिर उसको रीडिज़ाइन किया गया। रीडिज़ाइन करने के बाद अब 64 कमरे बनने हैं, वो भी काम शुरू नहीं हो सका, उन्हीं पेड़ों के साथ। अब वो मैंने फिर दोबारा विधानसभा के पटल पर रखा, तीसरी बार रखा, 4 बार रखा। तो नाराज़गी तो स्वाभाविक बात थी क्योंकि एक डिक्टेटर को ये पसंद बिल्कुल नहीं आता कि कोई आदमी समस्या को उठा दे, जो सरकार के खिलाफ जाती हो। मतलब आपका जो साफ है ये कहना है कि आप शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे थे, बच्चों के भले के लिए आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि आपकी पार्टी आम आम आदमी पार्टी जो आपकी पहले पार्टी रही है, वो स्वास्थ्य, शिक्षा ये तमाम मुद्दों को लेके ही स्वास्थ्य का राजनीति है, भी मतलब स्वास्थ्य था का भी मेरा। था। तो ये आपने आवाज़ उठाई, वो नागवारा गुज़रा इसलिए आपने नहीं, उसको छोड़ा। एक और मसला भी था। मेरे यहाँ एक नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल है, जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल। जहाँ आप समझ लें कि अगर जीटीबी हॉस्पिटल पर 4500 ओपीडी है, तो 4500 ओपीडी जगप्रवेश चंद पर भी है। ना पर्याप्त डॉक्टर्स हैं, ना नर्सेज हैं, ना दवाएं हैं, और 200 बेड का हॉस्पिटल है। मैंने बहुत कोशिश की, स्वास्थ्य मंत्री जी से कई बार मुलाकात की, बहुत कोशिश की, 268 बेड उसमें बढ़ने थे, वो बेड भी नहीं बढ़ सके। वेंटिलेटर, सिटी स्कैन, एमआरआई मशीनें वहाँ लगनी थीं, वो भी नहीं लग सकीं। तो कई बार आवाज़ उठाने पर भी जब वो ना हो सका तो मुझे विधानसभा के पटल पर बोलना पड़ा कि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, और जगह-जगह हम ये गीत गाते हैं कि आज हमने स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत अच्छी कर दी, हमने टेस्ट फ्री कर दिए, हमने ये फ्री कर दिया, दवाएँ मिल रही हैं, वही दवा लिखेगा जो दवा हॉस्पिटल में होगी, लेकिन दवाएँ नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। और आप लगा लीजिए अभी आप किसी मरीज़ को भेजिए, तो एक डिस्पेंसरी में भी दवाएँ उपलब्ध हो जाएँगी, लेकिन उस हॉस्पिटल में नहीं होंगी। वहाँ से जब मरीज़ कोई जाएगा तो उसको मिलेगा सिर्फ रेफर। आप जीटीबी जाइए, आप जो है इरविन हॉस्पिटल जाइए, एलएनजेपी। तो मैंने उसको लेकर भी आवाज़ उठाई, भई हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। हमारी विधानसभा में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र हॉस्पिटल है, और जहाँ डिस्पेंसरी से भी बदतर उस हॉस्पिटल की हालत है, तो हम किस ओर काम कर रहे हैं। अब वो ले दे करके ठीकरा फोड़ देना एलजी के सर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर पर। हम एक तरफ बात करते हैं, हम 17,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा पर खर्च कर रहे हैं। हम इतना पैसा शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, मेरी ये समझ नहीं आया कि हम दवाएँ नहीं दे पा रहे हैं। पहले हम टेस्ट फ्री कुछ दिन हमने कराए, उसके बाद के जी वो एलजी ने रोक दिए। अब एलजी साहब पर अगर हर बात का ठीकरा फोड़ा जाना है, तो फिर आप हट जाइए ना, आप दिल्ली के भलाई के लिए आए थे। आप इसलिए आए थे कि दिल्ली के लोगों का भला, और दिल्ली परेशान हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा है? मतलब साफ तौर पे अब्दुल रहमान जी का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी के दावे थे शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बिजली को, पानी को लेके, वहाँ उन दावों में आम आदमी पार्टी फेल होती जा रही है। सिर्फ बाहर से ढांचे हैं ये, अंदर सब कुछ खोखला है। जब विधानसभा के अंदर ये चीज़ें उठानी शुरू करी, तो बागी एक तरह से आपको करार दे दिया गया है। 100% ज़ाहिर-सी बात है, जब डिक्टेटर के खिलाफ वर्ज़ी आप करेंगे, तो आप बागी ही कहलाएँगे। अभी क्योंकि ग्राउंड पे कुछ लोगों से बातचीत हुई, यहाँ पे कांग्रेस के बहुत पुराने एमएलए रहे हैं चौधरी मतीन, उनका बेटा है ज़ुबैर चौधरी। तो अब आम आदमी क्योंकि वो पूरा परिवार जो है कांग्रेस से संबंध रखता था, अब उन्होंने करवट ली है आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी से आपने करवट ले ली है कांग्रेस के अंदर। तो ये जो इंटरचेंज है पब्लिक के अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ है, क्यों हुआ है? कहीं न कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि जो टिकट है, वो ज़ुबैर चौधरी को मिलना था इस बार, आपको नहीं मिलना था, इसलिए आपने कांग्रेस जॉइन कर ली। लोग जो एरिया के लोग हैं, उनका कहीं न कहीं ये भी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, टिकट उनका हो चुका था। अच्छा। होने के बाद जब फाइनल हो गया, तो मुझे तो फिर कांग्रेस ने संपर्क किया। कांग्रेस ने संपर्क किया तो मैं कांग्रेस जॉइन की, कांग्रेस ने मुझ में भरोसा दिखाया, उन्होंने टिकट दिया। कांग्रेस का टिकट हासिल करने में लोगों को 50-50 साल लग जाते हैं, लेकिन कहीं तो भरोसा कांग्रेस को था, उन्होंने टिकट दिया, मैं उनके शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और दूसरी बात, जो ज़ुबैर चौधरी साहब हैं, जी।
जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, जब मैं एमएलए बना 2020 में, तो मैं काउंसलर था उस वक़्त। मैंने काउंसलर से इस्तीफ़ा दिया, बाई इलेक्शन हुआ और उस बाई इलेक्शन में उनके कुछ मुद्दे थे और वो मुद्दे थे आम आदमी के खिलाफ कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली दंगों में आकर नहीं भटके और एक अल्फाज नहीं बोले, मुसलमानों के खिलाफ रहे। उनका दूसरा इल्ज़ाम था कि अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को कोरोना कैरियर बताया, मुसलमानों को कोरोना बम बताया, मुसलमानों के मरकज़ को उन्होंने ऐसा कर दिया कि मरकज़ के इतने मरीज़ और दिल्ली के इतने मरीज़, बिल्कुल अलग-थलग कर दिया, जबकि दिल्ली के मुसलमानों का नहीं है बल्कि दुनिया के मुसलमानों का मरकज़ है हज़रत निज़ामुद्दीन, जिसको मौलाना साद साहब देखते हैं, जिसके ज़िम्मेदार हैं और मौलाना साद साहब पर मुकदमा करवाया अरविंद केजरीवाल ने एलजी साहब से मिलकर। मरकज़ पर ताला लगवाया अरविंद केजरीवाल ने। जगह-जगह शराब के ठेके खुलवाए, मुस्लिम क्षेत्रों में भी अरविंद केजरीवाल ने और अरविंद केजरीवाल आरएसएस के छोटे रिचार्ज हैं। ये तमाम चीज़ें वो कहते थे। उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, पूरे इलाके ने एक तरफ़ा होकर के उनको वोट दिया। मतीन जी और जुबैर चौधरी कहते थे। जी। बल्कि केजरीवाल नहीं, वो गाली दे के कुछ और बोला करते थे, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। और इलाका चूँकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और ये बात सही भी थी कि मुसलमानों को नागवार गुज़रती थी कि दिल्ली दंगे हुए और अरविंद केजरीवाल अपने महल के अंदर लेट गए। एक बार उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक बार जमुना पार में आके खड़े हो जाते, तो कम से कम डीएम तो उनके अंडर आते हैं। डीएम आ जाते तो डीएम फ़ोर्स बुला सकते थे। डीएम को ये राइट होता है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कुछ हो रहा तो फ़ोर्स बुला लें। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि वो घर में लेटे रहे। अब उसके बाद में फिर जब ये कोरोना आया तो उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया सीधा-सीधा। अब या तो इसलिए कि वो भाजपा की चाल पर चल रहे थे कि हिंदू वन साइड करना था उनको, तो हिंदू वोटर्स को एक तरफ़ा कर लें और मुसलमानों के थोड़ा-सा बुराई करके, तो वो थोड़ी-सी बुराई में कुछ ज़्यादा आगे निकल गए कि मुसलमानों को कोरोना बम ही बता डाला उन्होंने। तो इन मुद्दों पर वो चुनाव जीते और कांग्रेस को यहाँ 80% से ज़्यादा वोट मिला। उन बाई इलेक्शन में। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, फिर वही हाल हुआ यहाँ पर, उन्हीं मुद्दों पर। अब आज वो उसी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए जिसकी बुराई करके उन्होंने वोट हासिल किया। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, वोटर वहीं का वहीं खड़ा है। वोटर आज भी उन्हीं मुद्दों को कहता है और अब तो मज़ीद एक काम और कर दिया कि आप देखें कि मुसलमान कुरान पर अपनी जान देता है, अपने नबी पर अपनी जान छिड़कता है। एक विधायक जो नरेश बालियान है, नरेश यादव है, उसने कुरान की बेहुरमती की, कुरान के पन्ने फाड़े, कुरान की बेइज्जती की, उस पर मुकदमा चला संगरूर की कोर्ट में, पंजाब में। कोर्ट ने उसे 2 साल की सज़ा सुनाई, 11,000 रुपए जुर्माना किया। वो भाजपा में आपने चलन देखा होगा कि जब वो बलात्कारी छूट करके आए, जो एक मुस्लिम बच्ची का बलात्कार हुआ था और वो छूट करके आए तो फिर उनको भाजपा के नेता माला पहना रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। वही अरविंद केजरीवाल ने भी किया। जब वो ज़मानत लेकर के आए, नरेश यादव, तो उन्हें मिठाइयाँ खिलाई गईं, उनका स्वागत किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। उन्हें टिकट से नवाज़ा गया और स्टार प्रचारक बनाया गया। और जब उनके खिलाफ विरोध हुआ, सीलमपुर से ही शुरू हुआ, तो वो विरोध महरौली तक भी गया। तो उन्होंने सोचा अब जीत तो पाऊँगा नहीं, तो उन्होंने कहा भई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो आज तक भी अरविंद केजरीवाल जी को इतनी शर्म नहीं आई कि इन मुसलमानों ने तुम्हें वोट दे करके मुख्यमंत्री 2 बार बनाया है और कि एक ट्वीट करके माफ़ी माँग लेते, अपनी गलती का एहसास करते। लोग कह रहे हैं कि उनका टिकट वापस ले लिया है क्योंकि उन्होंने इस तरह से किया था, प्रभाव था और जो मुस्लिम वोटर है, वो नाखुश था इसलिए ये स्टेप लिया कि उनसे टिकट वापस ले लिया, किसी और को दी। तो वो तो दबाव में ले लिया ना। अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी माँगी कहीं? अरविंद केजरीवाल ने कहीं एक ट्वीट किया, ये गलत था, ये आदमी गलत है, उसको पार्टी से बाहर निकाला। अब देखिए, दोहरा चेहरा इसे कहेंगे कि ताहिर हुसैन पर इल्ज़ाम लगा, आज तक जुर्म साबित तो नहीं हुआ। 6 साल के लिए फौरी तौर पर पार्टी से बाहर निकाल दिया और सिफ़ारिश की कि अगर ये दोषी हो तो दोगुनी सज़ा दी जाए। आप सबने सुना होगा, जब आसिम अहमद खान की एक ऑडियो वायरल हुई, तो उससे मंत्री पद छीन लिया गया, फौरी तौर पर 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया गया।
यहीं जब नरेश बालियान की 4 ऑडियो यूट्यूब पर आती हैं और बदमाशों से साठ-गांठ निकल कर आती है और पैसे की मतलब व्यापारियों से उगाही कराना बदमाशों के द्वारा और फिर उनका समझौता कराना और उसमें अपना कट रखना। जब ये आता पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अरविंद केजरीवाल उनको पार्टी से बाहर नहीं निकालते, बल्कि टिकट दे करके चुनाव लड़ाते हैं। जब नरेश यादव को कोर्ट सजा देती है, तो अरविंद केजरीवाल उसको मिठाई खिलाते हैं और स्टार प्रचारक बनाते हैं। कहीं एक बार उनकी ज़बान से ये नहीं निकला कि मुझसे गलती हुई है, मैं इस गलती पर था। तो कैसे मुसलमान भूलेगा तो इसे? इसमें अब अब्दुल रहमान जी 2 सवाल मैं आपसे लूँगा अंत में। एक क्योंकि आपने कहा कि तमाम जो मतीन चौधरी रहे या ज़ुबैर हैं उन्होंने जब वो कांग्रेस में थे तब उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। अब ग्राउंड पे जनता क्या कहती है? क्योंकि अब आपका कहना है कि वो अब आम आदमी पार्टी में आ गए जिसकी वो बुराई करते थे। तो आपने जो सर्वे करवाया होगा या पार्टी ने जो सर्वे करवाया होगा उसमें जनता क्या कह रही है फिलहाल जो आप कहेंगे? जनता तो आज भी वहीं खड़ी है, हुँ, जहाँ कल खड़ी थी। हुँ, जनता के दिल में वो टीस कभी खत्म होने वाली नहीं है और हकीकत है कि देखिए कांग्रेस आप देखिए अभी कितने सारे दिल्ली दंगा हुआ, हुँ, राहुल गांधी घर-घर पहुँच गए। हुँ, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुखिया थे उन्हें शर्म नहीं आई। हुँ, बहराइच का दंगा हुआ, हुँ, राहुल गांधी प्रियंका पहुँच गए, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट तक नहीं किया। संभल का दंगा हुआ, हुँ, संभल में 5 बच्चे मारे गए, हुँ, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट तक नहीं किया। हुँ, राहुल गांधी और प्रियंका ने जाने की कोशिश की, पुलिस ने जाने नहीं दिया। उन सभी पीड़ितों को अपने घर पर बुला लिया। उनकी जो भी मदद कर सकते थे की और आगे करने का वादा भी किया। तो जहाँ भी होता है, चाहे वो कानपुर में रहा हो, जहाँ भी हुआ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर जगह मौजूद रहते हैं। हुँ। मुसलमानों की बात करते हैं और वो सबकी बात करते हैं, मतलब हिंदू, जो मुसलमान। अगर 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 हम बात करें नेशन वाइड कि नेशन वाइड अगर हम बात करें पूरे देश की, तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं आपको लगता है सीलमपुर में आएगा। और दूसरी चीज़ जो सीलमपुर है, उसमें आपको क्या लगता है कि ये जो अभी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको लगता है कांग्रेस कहीं न कहीं कांग्रेस को मतलब आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं आपको टक्कर देगी? 100% आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी जो आज जगह-जगह बखान कर रही है कांग्रेस के बारे में, खुली आँखों से आपको दिखाई दे जाएगा। मोहन भागवत जी को चिट्ठी किसने लिखी? अरविंद केजरीवाल ने। हुँ, बीजेपी की शिकायत कर रहे हैं हुँ, कि साहब ये पैसे बाँट रहे हैं, देखो ये हो रहा है। ऐसे जैसे एक घर के 2 बेटों में झगड़ा हो जाता है और बाप से शिकायत करते हैं। बाप से शिकायत करते हैं कि साहब देखिए बड़ा भाई ये गलत कर रहा है, मतलब कहीं न आप कहीं इसे समझाइए। तो 100% आप आप सब आम आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल के जो मुखिया हैं, उनको बीजेपी से जुड़ा हुआ कहीं न कहीं आप बता रहे हैं। नहीं, वो आरएसएस के हैं 100%। वो शिकायत अपने अगर पिता से कोई कर रहा है, तो किसका है? उनकी उपज ही आरएसएस से हुई है। भई उन्होंने पहला धरना ले लीजिए उनका। वहाँ सारा प्लान, सारा इंतज़ाम किसका था? आरएसएस का। वहाँ लोग किसके थे? आरएसएस के। वो सारी गोटियाँ बिठाने वाली कौन थी? आरएसएस। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के भी वही पिता हैं, मोहन भागवत जी। उनसे उन्होंने शिकायत की है और भाजपा के भी वही हैं। तो छोटे-बड़े भाई की लड़ाई है और कांग्रेस निष्पक्ष सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है और निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ रही है और इंशाअल्लाह सरकार बनाने जा रहे हैं दिल्ली। अंत में क्योंकि ये सवाल भी लूँगा अभी जो है असदुद्दीन का यहाँ पे हुआ है एंट्री, तो एआईएमआईएम को आप कैसे देख रहे हैं? जिन पार्षद का आपने नाम लिया, ताहिर हुसैन, उनको टिकट दिया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि असदुद्दीन साहब कहीं न कहीं भाजपा का दूसरा चेहरा है। वो जहाँ-जहाँ कांग्रेस अप कर रही होती है, हुँ, वहाँ वो पहुँच जाते हैं, हुँ, अपना कैंडिडेट उतार देते हुँ, हैं। जीत कहीं नहीं पाते, नुकसान ज़रूर पहुँचा देते हैं। तो वो भी वही काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि असदुद्दीन साहब, आप अगर हितैषी हैं मुसलमानों के, हुँ, तो आप ये सब मत करिए हुँ, कि नुकसान पहुँचाने वाला। अगर आप कहीं जीत सकते हैं, वजूद में है, तो ज़रूर लड़ाइए। लेकिन आप जगह-जगह अपने कैंडिडेट्स उतार दें, वोट सिर्फ़ काटने के वोट काटने के लिए, तो वो ठीक नहीं है और असदुद्दीन साहब को सोचना चाहिए लिए। कि मुस्लिम हैं, भावनाओं में बह जाता है कुछ परसेंट लोग, हुँ, तो वो वोट कट करके कांग्रेस को नुकसान पहुँचता है और आप ये नुकसान पहुँचाना बंद करें। आप अगर मुसलमानों के हितैषी हैं,
तो उनकी मदद करें, ना कि आप इस तरह भाजपा की मदद करने पहुँच जाते हैं। आप अगर देखिए कोई भी असदुद्दीन साहब अगर कॉम्युनल बयान देते हैं, कोई ऐसा बयान देते हैं कि जो मुसलमानों को लेकर के, तो ज़ाहिर-सी बात है मुसलमानों पे तो असर हो ना हो, हिंदू भाई एक तरफ हो जाते हैं, उन पर असर ज़रूर हो जाता है और वही वो चाहते हैं। और मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया, आप देख लीजिए खुला कि अरविंद केजरीवाल का हो, कांग्रेस पर हो, किसी समाजवादी पर हो, सब पर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। आज तक असदुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक वो कितना बोल जाएँ, कितना कुछ कर जाएँ, कुछ भी हो, उनके कॉलेजेस भी हैं, उनके जो हॉस्पिटल्स भी हैं, उनके और बड़े कारोबार भी हैं, हैं? और छोड़िए इन सबको कार्रवाई को भी, असदुद्दीन साहब जो है बहुत अच्छे इंसान मैं समझता हूँ, लेकिन बैरिस्टर हैं आप। आप मुझे कोई 2 मुसलमान बताइए जिनका आपने केस लड़ा हो, जिनका आपने केस लड़ा। आप चाहते तो उस ताहिर हुसैन का केस लड़ के उसको बाहर निकाल लेते कभी का। आप बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, लेकिन असदुद्दीन साहब ने आज तक किसी एक मुसलमान के बच्चे का केस आकर के नहीं लड़ा। असदुद्दीन साहब वोट काटने के लिए ज़रूर आ जाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो आपने अभी जो बातचीत सुनी, मेरे साथ अब्दुल रहमान थे जो आम आदमी पार्टी में थे पहले, और सीलमपुर अगर बात की जाए तो पूर्व विधायक थे। अभी कांग्रेस ज्वाइन करी और किस तरह से आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी अब एंटर कर रही है, किस तरह से मैनिपुलेट किए जाते हैं वोट। इस पूरी चर्चा पे पूरी राय आप अपनी कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।